रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, जब इंसान की उम्र शादी की हो जाती है तो उसके परिवार वाले जब उससे कहते हैं कि बेटा अब तुम्हें शादी कर लेना चाहिए, तो वो जो लड़का होता है अपने माता पिता को सिर्फ एक ही बात कहता है कि पिताजी अगर मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, कुछ पैसे वगैरह कमाने लगूंगा तो उसके बाद शादी कर लूँगा। क्योंकि जब बीबी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं तो उस समय पैसों की ज़रूरत होती है। लेकिन दोस्तों, कई बार ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों की अहमियत ज़िंदगी के अंदर होती है। पत्नी की अहमियत होती है, बच्चों की अहमियत होती है, माता पिता की अहमियत होती है, रिश्तेदारों की अहमियत होती है, साथ के साथ पैसे की भी अहमियत होती है। लेकिन हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में जितनी भी ज़रूरतें होती हैं उन सब को अलग अलग तरीके से समय देना चाहिए। अगर कोई इंसान अपनी पत्नी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है तो माता पिता नाराज़ हो जाते हैं, माता पिता को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है तो पति पत्नी नाराज़ हो जाती है, या फिर अगर पैसों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है तो रिश्तेदार नाराज़ हो जाते हैं और उसका परिवार बिखर जाता है। तो एक इंसान, सही इंसान वही इंसान है जो अपनी ज़िंदगी में सारी ही चीज़ों को बैलेंस करके चले। और कोई भी इंसान अगर किसी एक तरफ ढुलक जाता है, एक तरफ चलने लग जाता है, तो उसकी ज़िंदगी में आगे चलकर जो कठिनाइयाँ आती हैं, जो परेशानियाँ आती हैं, उसका अंदाज़ा शायद उसे नहीं होता। और आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, उस घटना के अंदर एक व्यक्ति पैसे के लिए कुछ इस कदर पागल था कि उसको ना रिश्तों का पता था, ना नातों का पता था। बस उसकी ज़िंदगी में अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ थी तो उसका बिजनेस था, उसका पैसा था। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो भले ही पैसा कमा रहा है, बिजनेस कर रहा है, अच्छा नाम है, अच्छा रुतबा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो लाइफ है, जो पर्सनल लाइफ है, ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रही है। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर बात करें आज की कहानी की, तो आज की कहानी की शुरुआत होती है 25 अक्टूबर साल 1991। अब 25 अक्टूबर साल 1991 की ये कहानी आज मैं आप लोग को क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि आज के ज़माने में भी कुछ इंसान इस तरीके की गलतियाँ करते हैं, और ये गलती जो लोग भी करते हैं उन्हें कम से कम अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाने का तरीका पता होना चाहिए। तो 25 अक्टूबर साल 1991 में पाकिस्तान में एक शहर लगता है, कराची शहर, और इसी कराची से सटा हुआ एक छोटा सा गांव है। इसी गांव से इसी 25 अक्टूबर 1991 को सुबह के तकरीबन 10 बजे के आसपास कराची पुलिस थाने के अंदर एक फ़ोन आता है। फ़ोन करके बताया जाता है कि साहब, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम जीशान है, उनका अच्छा भला बिजनेस चलता है, सब कुछ ठीक चलता है, और आज सुबह उनके घर में कोई चोर डकैत घुसे और जिसकी वजह से उनकी हत्या कर दी गई है। लिहाजा पुलिस जब ये बात सुनती है कि इस तरीके से जीशान नाम, जो कि एक बिजनेसमैन है, अच्छा पैसे वाला है, अच्छा रुतबे वाला है, उसकी हत्या हो गई, लिहाजा 25 अक्टूबर 1991 वाले दिन पुलिस जो थी वो तुरंत अपनी गाड़ी उठाती है। गाड़ी उठाने के बाद में सीधा पुलिस थाने पहुंचती है, सॉरी, जो जगह बताई थी उस जगह पर पहुंचती है। और वहां पर जब पुलिस पहुंचती है तो देखती क्या है कि लोगों का एक भीड़, लोगों का एक हुजूम वहां पर उजड़ा हुआ है। पुलिस उन लोगों को बचाते हुए, उस भीड़ को हटाते हुए आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद में जो डेड बॉडी होती है उसे अपनी कस्टडी में लेती है, और उसके बाद में पूरी जगह को बहुत बारीकी से चेक करती है, उसको सील करती है, और उसके बाद में उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब चूंकि ये घर है, ये घर के अंदर एक महिला है और उसका एक पति है और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और इस तरीके से घर के अंदर हत्या हो जाना। लेकिन अगर सही बात कोई बता सकता था तो इस घर में रहने वाली जो महिला थी, जीशान की पत्नी शबनम थी। लिहाजा जो पुलिस होती है अब शबनम से सबसे पहले पूछताछ करती है। तो शबनम बताती है कि रोज़ की तरह खाना खाकर हम लोग कल शाम यानी 24 अक्टूबर को हम लोग सोए थे, परिवार वाले। पति जो थे वो दूसरे कमरे में सोते थे, मैं बच्चों को सुलाने के लिए दूसरे कमरे में सोती थी। कई बार ऐसा होता था कि बच्चों को सुलाते सुलाते मैं सो जाती थी तो वहीं पर सो जाती थी, और कई बार ऐसा होता था कि बच्चों को सुलाकर मैं वापस अपने पति जीशान के पास आकर सो जाया करती थी। लेकिन आज शाम कुछ ऐसा हुआ कि बच्चे काफ़ी देर तक सोए नहीं, मैं उनको सुलाती रही, और इसी बीच में मेरी भी आंख लग गई। अब जैसे ही सुबह मैं उठी तो सीधा इनके कमरे में गई नहीं, मैं सीधा नाश्ते बनाना चली गई। मैंने सोचा नाश्ता बनाकर इन्हें उठा दूंगी, उसके बाद ये नहा धोकर नाश्ता कर अपने काम पे चले जाएंगे। और जैसे ही नाश्ता बनाकर मैं इनके कमरे में जाती हूँ तो मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। किसी ने तेज़ धारदार हथियार से इनकी बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी थी। अब उसके बाद में मैं चीखने लग जाती हूँ, मेरी चीखें सुनकर मेरे बच्चे भी उठ जाते हैं। उसके बाद में आस पड़ोस के लोगों को भी पता चल जाता है। उसके बाद में आपको खबर दी जाती है। बस इतना ही कुछ हुआ है साहब, मेरे शौहर की जिसने भी हत्या की है
उसने बहुत गलत किया है, हमारे परिवार पर, हमारे ख़ानदान पर गमों का पहाड़ टूटा है। लिहाजा जो भी कातिल है ये पुलिस की पकड़ में आना चाहिए और उसको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। अब पुलिस जब इस महिला शबनम की ये बातें सुनती है तो पुलिस इसके बयान लिखती है और इसे दिलासा देते हुए कहती है कि ठीक है, तुम परेशान मत हो, जो भी कातिल है वो पकड़ा जाएगा। अब पुलिस इस घर को बहुत ही बारीकी से चेक करती है क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं थी। लिहाजा पुलिस इस जो घर था इसको बहुत ही बारीकी से चेक करती है तो पुलिस को इस घर के अंदर कोई भी लूटपाट का केस दिखाई नहीं पड़ता है, यानी सारी चीज़ें ज्यों की त्यों हैं। अब पुलिस बड़ा कश्मकश में पड़ जाती है कि एक घर है, उस घर के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम जीशान है, उम्र लगभग 42 साल के आसपास है, उनकी इस तरीके से हत्या हो जाना, घर में जो लूटपाट है उसकी कोई स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही है। उसके बाद में पुलिस फिर से शबनम के पास पहुंचती है और पहुंचने के बाद में कहती है क्या तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी थी, क्या तुम्हारी किसी से कोई रंजिश, या फिर हाल फिलहाल में किसी से कोई छोटा मोटा झगड़ा हो गया हो, या फिर कोई ऐसा हो कि परिवार में किसी से ज़मीनी विवाद हो या पैसों का किसी से कोई लेन देन हो। तो जो शबनम होती है वो कहती है कि साहब मेरे पति इकलौते भाई हैं और इनके माता पिता की तो डेथ हो चुकी है, लेकिन मेरे पति जो हैं वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, इसलिए इन्होंने अपने कामकाज में बेहतर मेहनत की थी, बिजनेस किया था, अच्छा पैसा कमाया था, तो किसी से कोई ऐसा लेना देना तो है नहीं। जो भी दूर के रिश्तेदार हैं उनसे हमारी अच्छी बनती है, आस पड़ोस के लोगों से भी बहुत प्यार मोहब्बत से मेरे पति पेश आते थे। लिहाजा हमारी किसी से ना कोई दुश्मनी है, ना कोई किसी से पैसों का लेन देन, ना किसी से कोई पुरानी रंजिश, ना किसी से कोई ज़मीनी विवाद। अब जब इस तरीके से ये महिला शबनम पुलिस को बताती है तो पुलिस का ये जो वाला एंगल होता है ये एंगल पर खाली जाता है। अब पुलिस बड़ा मुश्किल में पड़ती है। उस समय इतने सीसीटीवी कैमरास भी नहीं हुआ करते थे कि सीसीटीवी कैमरा खोज लिया जाए। लिहाजा अब जो पुलिस थी आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है। आस पड़ोस के लोग वही बताते हैं जो उन्होंने सुबह को देखा। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे घर से चीखने की आवाज़ आ रही थी, उसके बाद हम लोग गए और इस तरीके से हमने डेड बॉडी को देखा, उसके बाद में हमने तुम्हें फ़ोन कर दिया। अब पुलिस के लिए बड़ा कश्मकश थी, पुलिस करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। पड़ोसियों से भी कोई ऐसी बात नहीं पता चल रही है और साथ के साथ जो महिला है उसने भी अपने बयान लिखवाए हैं। और ना तो इस जीशान की किसी से कोई रंजिश थी, ना दुश्मनी थी। इस तरीके से कत्ल हो जाना ये पुलिस के लिए एक तरीके से बड़ा हैरान कर देने मामला था। एक तरीके से ब्लाइंड मर्डर था, अंधा कत्ल था। अब पुलिस आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है कि इस घर के अंदर किसका आना है, किसका जाना है। तो आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि साहब इस घर के अंदर एक जो इनका गार्डन है उस गार्डन में काम करने वाला एक व्यक्ति होता है जिसे माली बोलते हैं, वो इनके घर में आता है। उसका नाम आदिल है, पढ़ाई लिखाई करता है, छोटी उम्र का लड़का है, 20-21 साल के आसपास होगा। सुबह आता है, इनके पेड़ पौधों को पानी देता है, पानी देने के बाद में चला जाता है। उसका इतना कुछ काम है नहीं, रात को तो रुकता नहीं है। लिहाजा जो पुलिस थी अब इस आदिल से भी पूछताछ करती है। आदिल कहता है कि साहब उस दिन सुबह को मैं गया था, जाने के बाद में मैंने पेड़ पौधों को पानी दिया, जो फुलबारी वगैरह कटिंग मांग रही थी उसकी मैंने कटिंग कर दी, उसके बाद मैं चला आया। इसके एवज में मुझे ये जो परिवार है जीशान और शबनम का, ये मुझे कुछ तनख्वाह देते हैं जिससे मेरा भरण पोषण होता है, साथ के साथ जो पढ़ाई का खर्चा होता है वो निकल जाता है। इसके अलावा साहब मुझे कुछ नहीं पता कि जीशान साहब की हत्या किसने कर दी। अब पुलिस चूँकि पत्नी से भी इतनी सख्ती से पूछताछ कर नहीं सकती थी, पत्नी का हाल ऐसा था कि वो पुलिस के किसी भी सवाल का जवाब देने की पोजीशन में नहीं थी। वो रोए जा रही थी, ज़ारो कतार रो रही थी। इधर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। अब जैसे ही पुलिस उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को देखती है तो यहाँ से पुलिस वालों को एक बहुत बड़ी लीड मिलती है। दरअसल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ऐसा पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है जीशान, इसके जिस्म के अंदर नशे की मात्रा पाई गई है, यानी इसके खाने में किसी ने नशा मिलाया था। अब पुलिस जो थी वापस से शबनम के पास आती है और पूछती है कि जीशान के खाने में नशा मिला है और उसके बाद नींद में ही इसकी हत्या हुई है। तो जो शबनम होती है कहती है साहब घर का खाना रखा हुआ है, आप चेक करवा लीजिए, जो इन्होंने खाया है वही मैंने खाया है, और अगर बाहर से कुछ खा के आए हो तो इस बारे में मुझे नहीं पता। लिहाजा जो पुलिस थी सबसे पहले घर में जो खाना बना था उस खाने को चेक करती है। चेक करने के बाद में उसे फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजा जाता है। सारी ही चीज़ें नॉर्मल, यानी घर का जो खाना था वो भी ठीक था, स्वास्थ्य के लिए अच्छा था, ऐसा कुछ था नहीं कि उसके अंदर नशा मिलाया गया हो। अब पुलिस वालों की जो जान थी ये बड़ा चक्कर में पड़ जाती है कि आखिर इस पूरे अंधे कत्ल को सुलझाया जाए तो कैसे सुलझाया जाए। लेकिन इसी बीच में जो समय था ये लगातार गुजरने लगता है और जो आदिल था ये घर के अंदर आने लगता है, आदिल कटिंग वगैरह करने लगता है। महीनों का वक्त गुजर जाता है, लेकिन पुलिस के लिए जीशान जो बिजनेसमैन थे, जो व्यापारी थे, उनका कत्ल का
जो राज था वो राज था और अभी तक इस कत्ल को सुलझाया नहीं गया था। लेकिन अब इस मामले में जो शबनम थी उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाना थोड़ा कम कर दिया था। उन्हें भी लगने लगा था कि उनके पति की जो हत्या हुई है किसी अज्ञात ने कर दी है, और लिहाजा बार बार पुलिस के चक्कर लगाओ तो इनका जो कामकाज था, जो बिजनेस था, वो ये आदिल के साथ जाती थी और ये बिजनेस वगैरह देखती थी। अब इन्होंने आदिल को परमानेंट नौकरी पर रख लिया था, आदिल की सैलरी बढ़ा दी थी। अब लिहाजा पुलिस जो थी वो इस मामले में छानबीन कर रही थी, लेकिन जो शबनम थी उन्होंने इस मामले में थोड़ी रुचि कब दिखा दी थी। लिहाजा पुलिस जो थी वो इस शबनम के घर के आसपास अपने कुछ मुखबिर एक्टिव करती है। अब जब मुखबिर एक्टिव करती है तो थोड़ा ही समय गुजरता है कि मुखबिर आकर पुलिस को कुछ बातें बताते हैं, और मुखबिर बताते हैं कि जो आदिल है, जो जीशान जिनका कत्ल हुआ है और इनकी जो पत्नी शबनम है, ये उन्हीं के घर पर रातों को रुकता है। अब इस तरीके से रातों को रुकना ये पुलिस को थोड़ा सा हजम नहीं होता है। लिहाजा जो पुलिस थी अब शक के आधार पर इस आदिल को पूछताछ के लिए पुलिस थाने बुलाती है, और पुलिस थाने बुलाने के बाद में इससे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद में इससे कहती है कि ठीक है, तुम चले जाओ। अब आदिल को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, ये बातें शबनम भली भांति जानती थी, इसलिए अब दूसरे दिन को पुलिस शबनम को पूछताछ के लिए बुलाती है। शबनम को पूछताछ के लिए बुलाती है और इससे सीधा एक बात कहती है कि आदिल ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है। अब बेहतर यही होगा कि तुम भी सच सच पुलिस को सब कहानी बता दो, अन्यथा तुम्हारे लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अब जैसे ही ये बातें शबनम सुनती है तो इसको तो समझ ही नहीं आता कि पुलिस वाले क्या कह रहे हैं। थोड़ी देर तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वाले जब इसको एक बातों ही बातों के जाल में फांसते हैं तो शबनम उनके जाल में फंस जाती है, और उसके बाद में एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनने के बाद में ना कि पुलिस वाले बल्कि गांव में जो कोई भी इस घटना को सुन रहा था, इस कहानी को सुन रहा था, वो अपने कानों पर हाथ रख रहा था। और शबनम ऐसा अपने पति के साथ में कर सकती है, उसके बारे में बार बार सोच रहा था। दरअसल शबनम पुलिस को बताती है कि साहब, ये कहानी हमारी जो शुरू होती है वो अब से 10 साल पहले से शुरू होती है। 10 साल पहले मेरी शादी जीशान के साथ में होती है। जीशान देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत, पैसे वाले, अच्छा बिजनेस, और मैं जीशान के साथ में शादी कर कर उनके घर आ जाती हूँ। घर में कुछ ज़्यादा फैमिली थी नहीं, माता पिता की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी, बस घर में जीशान ही थे, कोई ऐसा था नहीं। यानी घर परिवार में सारी खुशियाँ मौजूद थी, सारी सहूलतें मौजूद थी। मुझे भी किसी चीज़ की कमी मेरे पति ने, मेरे शौहर ने कभी होने नहीं दी। जो चीज़ भी मांगती हाजिर हो जाती। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, जब हमें पहला बेटा होता है, उसके बाद में दूसरी बेटी होती है, समय यूं ही गुजरने लगता है। बड़ा वाला जो बेटा होता है वो लगभग 6 साल के आसपास हो जाता है। उसके बाद में जो बेटी होती है वो लगभग 4 साल के आसपास हो जाती है। 6 साल का बेटा हो चुका था, 4 साल की बेटी हो चुकी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन इस दौरान जो मेरे पति थे वो अपने बिजनेस को लेकर इतना ज़्यादा बिजी रहने लगे थे कि कई बार अब वो रातों को भी लौट कर नहीं आते थे। मुझे उनकी कमी महसूस होती थी। मैं कई बार उनसे कहती थी कि मुझे कमी तुम्हारी महसूस होती है, मुझे भी लगता है कि मैं अपने पति की बाहों में सूं, लेकिन वो हमेशा बिजनेस में ही बिजी रहते थे। उनका बस एक ही ड्रीम था, एक ही काम था कि बस पैसा कमाना है। और इसी वजह से एक दिन मैं कहती हूँ कि तुम ना तो घर रुकते हो और कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे गार्डन की सफाई वगैरह कर दे, कम से कम तुम तो करते नहीं हो। मेरी बस की बात है नहीं, मैं बच्चों को पालूँ कि गार्डन की सफाई करूँ। लिहाजा जो मेरे पति होते हैं ये एक न्यूज़पेपर में इश्तिहार दे देते हैं। उसके बाद में आदिल नाम का एक लड़का आता है, हम उससे बातचीत करते हैं, उसे अपने गार्डन की सफाई के लिए रख लेते हैं, यानी उसे माली के काम पर रख लेते हैं। अब हमने उसे माली के काम पर रख लिया था। धीरे धीरे जो आदिल था हमारे घर आता, हमारा कामकाज करता, सारी ही चीज़ें ठीक चल रही थी। लेकिन आदिल कोई पेशे से नौकर नहीं था, देखने में बेहद ही खूबसूरत था, सुर्ख सफ़ेद था, लंबा चौड़ा, 20 से 22 साल के आसपास उसकी उम्र होगी। जब मैं आदिल को देखती तो बस उसे देखते ही रह जाती, और मैं आदिल के प्रति कब आकर्षित हो गई, कब मुझे आदिल अच्छा लगने लगा, मुझे इस बारे में कानो कान खबर नहीं चली। उसके बाद में एक दिन मैं आदिल से कुछ काम कराने के बहाने घर के अंदर बुलाती हूँ, और बच्चे उस समय बाहर खेलने के लिए गए होते हैं। आदिल को मैं बुलाती हूँ, सीधा उसका हाथ पकड़ लेती हूँ, उसका हाथ ले जाकर अपनी कमर पे रख देती हूँ, और उसके बाद में हम दोनों कब एक दूसरे को लिप किस करने लग जाते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं चलती है। उसके बाद में हमारे बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं। जो आदिल था ये मेरे साथ में इस तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है, मेरे साथ में इस तरीके से ये फिज़िकल होता है कि इससे पहले इस तरीके की चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। मेरे पति ने इस तरीके से मेरे साथ में कभी नहीं किया था। मुझे आदिल इतना ज़्यादा पसंद आ जाता है कि अब हमारे बीच में जो शारीरिक संबंधों का जो सिलसिला होता है, जब एक बार शुरू हो जाता है तो फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेता। अब आए दिन हमारे बीच में शारीरिक संबंध बनते रहते हैं, और मेरे जो पति थे ये घर से बाहर ही रहते थे। कई बार ऐसा होता था कि मैं आदिल को घर पे ही रोक लिया करती थी,
और उसके बाद में हम लोग पूरी रात एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध ही बनाते थे। सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी। उसके बाद में आदिल कहता है कि मैं कुछ दिनों के बाद में तुम्हारे घर की नौकरी छोड़ दूंगा, क्योंकि अब जो मेरी ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में मैं नौकरी देखूंगा अच्छी भली। तो उसके बाद में मैं आदिल से कहती हूँ कि तुम यहीं पर नौकरी करो, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़वा दूंगी। लेकिन आदिल कहता है कि माली की नौकरी से मेरा गुजारा होने वाला है नहीं, मुझे पैसे की ज़रूरत है, शादी करनी है और घर परिवार में भी लोग हैं, उनका भी भरण पोषण करना है। तो मैं आदिल से कहती हूँ कि अगर तुम्हें शादी ही करनी है तो क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो। आदिल मेरे ऊपर हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारे पति के होते हुए क्या ये पॉसिबल है। उसके बाद में मैं आदिल से कहती हूँ क्यों ना हम लोग हमारे पति को ही मार दें। सारी प्लानिंग बनती है। प्लानिंग के मुताबिक लगभग 1-1.5 महीने तक हम लोग प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग करने के बाद में 24 अक्टूबर साल 1991 को जो आदिल था मुझे नशे के कुछ टैबलेट वगैरह ला के देता है। और ये जो टैबलेट होती हैं मैं एक छोटा सा खाना बनाती हूँ, उस खाने के अंदर मिलाती हूँ और एक सब्जी अलग से बनाती हूँ और वो जो खाना होता है मैं आदिल को खिला देती हूँ। और मैं आदिल से कहती हूँ कि खाना बहुत अच्छा है, मैंने अपने हाथ से बनाया है, थोड़ा सा ही बनाया है, तुम्हारे लिए बनाया है। आदिल खा लेते हैं, वो गहरी नींद में सो जाते हैं। उसके बाद में मैं एक चाकू लेके जाती हूँ और एक धारदार चाकू से उनके गले पर जब तक वार करती हूँ जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती। उसके बाद को चाकू को डस्टबिन के अंदर डाल देती हूँ और अपने कमरे में जाकर सो जाती हूँ। सुबह उठती हूँ और प्लान के मुताबिक चीखने लग जाती हूँ। लेकिन उस समय जब कत्ल हुआ था तब भी आदिल मौजूद नहीं था। आदिल ने बस मुझे नशे की गोलियां ला के दी थी। जब इस तरीके से इस पूरे केस का खुलासा होता है तो पुलिस बड़ा ही हैरान होती है। लेकिन इस केस से एक चीज़ दोस्तों जो बहुत वाज़े तरीके से निकल के आई है वो ये है कि अवैध संबंधों में कत्ल तो हुआ, लेकिन यहाँ पर जो जीशान थे जिनका कत्ल हुआ था उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो अपनी पत्नी को समय नहीं देते थे। दोस्तों पैसा अलग जगह है, बिजनेस अलग जगह है, लेकिन कम से कम अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को टाइम देना चाहिए, क्योंकि हर किसी को नीड रहती है, शारीरिक नीड रहती है, जिस्मानी नीड रहती है। तो ये चीज़ें अगर फुलफ़िल नहीं होगी तो इंसान पैसे से ही खुश नहीं रह सकता। आप लोग देखते हैं कितने ही ऐसे केसेस हैं जो करोड़पति महिलाएं नौकरों के साथ में अवैध संबंधों में आ जाती हैं, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं। क्यों बनाती हैं? उसके पीछे रीज़न यही होता है कि उनके जो हस्बैंड होते हैं, पति होते हैं, वो उनको समय नहीं देते और उसके बाद वो इधर उधर भटकती हैं। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स हैं वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए हैं लगभग कमेंट्स थोड़े ज़्यादा हैं, तो कई लोगों के जो लंबे कमेंट्स होंगे उसे स्किप करूंगा, लेकिन नाम सबके लूँगा और थोड़े थोड़े कमेंट्स भी पढ़ूंगा। तो पहला कमेंट्स है जोधाराम शरण का, लिखते हैं आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, समझाने का तरीका अच्छा है। तो जोधाराम शरण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप राजस्थान से हमारी कहानी सुनते हैं। प्यारे लाल दुबे हैं, लिखते हैं मलिक भाई नमस्कार, कहानी दर्दनाक है, इंसानियत का भी खून हुआ है, कहानी बताने का ढंग अच्छा लगा। तो प्यारे लाल दुबे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शील निधि हैं, लिखते हैं लाजवाब स्टोरी, जब सही तरीके से समाज को आप आईना दिखा रहे हैं मलिक भाई। तो शील निधि जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में दलबीरा सिंह हैं, अपना कमेंट्स करते हैं, हार्ट बनाते हैं, भैया शुक्रिया। कामिल मलिक हैं, लिखते हैं थैंक यू सर। तो कामिल मलिक जी शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, नाइस स्टोरी मलिक भाई। तो हसीबुल अंसारी जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आपका शुक्रिया। उसके बाद में कन वजाहत करके आईडी है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, आज की कहानी बहुत ही खतरनाक है, अल्हम्दुलिल्लाह आपका कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है बहुत ही प्यारा है भाई, अल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी अता फरमाए। तो खान वजाहत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से। तो सुरेंद्र कुमार जी नमस्ते, कैसे हैं आप। उसके बाद में लईक अब्बास है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, नाइस स्टोरी। बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं लईक अब्बास जी, वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश शाम सिमाली करके आइडिया लिखते हैं आज की कहानी में सबसे गलत जो थी वो उस औरत की गलती थी, और आपकी जो कहानी है, आपका जो आवाज़ है ये बहुत अच्छी है, शुक्रिया। अनिल कुमार है, लिखते हैं गुड स्टोरी। अनिल कुमार अमेरिका से कहानी सुनते हैं, भैया आपका शुक्रिया। सिराज अंसारी है, लिखते हैं सर मुझे क्राइम स्टोरी सुनने की जो आदत है वो हो गई है। तो सिराज अंसारी जी आपका शुक्रिया कि आपने हमारा चैनल चुना है। अब्दुल अली है, लिखते हैं थैंक्स सर मेरा नाम लेने के लिए, बहुत अच्छा लगा जब आप वीडियो में नाम लेते हो, फुल सपोर्ट, सऊदी अरबिया से कहानी सुनता हूँ, भैया शुक्रिया। उसके बाद में अबू जाहिर है, लिखते हैं इट्स इम्पोर्टेंट टू से टाइम, यानी जो मैं बताता हूँ कहानी के शुरू होने से पहले उसी की बात कर रहे हैं ना कि रात के 10 बज चुके हैं। तो कहानी को शुरू करने से पहले कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो मैं समय बता देता हूँ। मुकेश शर्मा है, लिखते हैं नमस्कार भाई जी। तो भैया नमस्कार। आगे लिखते हैं सुजाता ने स्वयं की कमी है और उसके जो उसने पति के साथ किया वो बहुत ज़्यादा गलत किया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब। तो सुनील त्यागी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों पति पत्नी बुलंदशहर से कहानी सुनते हैं। अब्दुल अली हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। तो भैया वालेकुम सलाम, लिखते हैं अब्दुल अली फरीदाबाद से कहानी सुनते हैं। और आज मेरे बेटे का जो रयान अली है जिसने कल कुरान मुकम्मल किया था, आज उसका जन्मदिन है।
तो आपके बेटे रियान अली को उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से, मेरे व्यूवर्स की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से। उसके बाद में रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं सुजाता देवी की सबसे बड़ी गलतियाँ हैं। उसके बाद में रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं मलिक भाई आपने बताया नहीं है आप किस जगह से हो। तो भाई मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। उसके बाद में कृष्ण कृष्ण जी गदवाहल करके आईडी है, लिखते हैं मलिक भाई पहली बात तो ये कहानी सुन रखी है पर आपके पास कोई अच्छी कहानियाँ नहीं होती हैं। तो कृष्ण जी ये कहानी 2 ही दिन पहले आई थी, आपने कहाँ सुनी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई क्राइम होता है तो उसको चैनल कवर करते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि मैंने उस कहानी का कॉपीराइट ले रखा है बस मैं ही सुनाऊंगा बाकी लोग सुना नहीं सकते। तो कोई भी सुना सकता है, हर किसी का सुनाने का अपना अंदाज़ होता है। तो मैंने अपने अंदाज़ में अपने व्यूवर्स को सुनाइए। आप मेरे व्यूवर्स हैं, आपको मेरे सुनाने का अंदाज़ पसंद आया हो तो लाइक करके कमेंट्स करके बताइएगा। उसके बाद में राजू जी हैं और राजू पुराकबान माँ करके आईडी है, लिखते हैं सुजाता देवी के ससुर उन दोनों की गलती है। प्रिंस अली हैं, लिखते हैं ये स्टोरी पहले सुनी है तो उनको भी वही बात बताना चाहूँगा जो आगे बताई है। उसके बाद में लिखते हैं आप दोनों कपल का मर्डर हो गया है तो हो सकता है ये जो व्यक्ति है वो झूठ बोल रहा हो, तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इकरा इमरान है, लिखते हैं बहुत ही ख़तरनाक कहानी है मलिक जी, फिर पहली बार सुनी है ऐसी ख़तरनाक कहानी। तो इकरा इमरान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तरीके से प्यार दिखाने के लिए। उसके बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ बताया नहीं, तो भाई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक आ नहीं पाई है। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी मैं आप लोग को ज़रूर से ज़रूर बताऊंगा। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।